अटेंडेंस की समस्या बताई गई। तो ये थोड़ा सा इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या वजह हो। और तीसरी बात, रंजन भाई ने अपनी बातचीत शुरू की थी युद्ध से, और युद्ध से शुरू करके विश्व युद्ध की संभावना से लेकर फिर वो शिक्षा पे गए। तो मैं शिक्षा से शुरू करके फिर आखिरी में युद्ध पे आऊँगा, क्योंकि वो शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो गाड़ी इनको दी गई है चलाने के लिए रंजन भाई को, तो वो असल में जिन लोगों ने दी है चलाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि उनको चलाने नहीं दे रहे हैं ठीक से। वो कह रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना ही नहीं जिसके लिए वो बनाई गई। वो जो शिक्षा व्यवस्था में जो गाड़ी उनके पास है और उनके जो सहयात्री हैं, उनको ये कहा गया है कि आपको ये गाड़ी वहां नहीं ले जानी जहाँ ये जानी चाहिए। एक किताब आई थी 1991 में, चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, उसके लेखक थे मायरन माइनर। उसमें भारत की शिक्षा से संबंधित बहुत सारे आंकड़े दिए गए, और उसमें उसका निष्कर्ष ये निकला था कि भारत में समान शिक्षा प्रणाली इसलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि भारत का जो शासक वर्ग है वो ये नहीं चाहता उसके अपने बच्चे उन बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े हों जो भारत के बहुसंख्यक दलित वंचित तबकों के जो बच्चे हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा में उनको खड़ा रहना पड़े। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो जितने अच्छे हैं सब सरकारी, जो विदेश में जाने के मौके हैं, जो अच्छी नौकरियों के मौके हैं, ये सिर्फ उनके बच्चों के लिए ये दरवाजे खुले रहे। भारत की गरीब वंचित दलित तबकों के बच्चे उसके साथ प्रतिस्पर्धा में न खड़े हों, इसलिए वो समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं कर रही है भारत। और मैंने सोचा कि अरे ये अमेरिकी प्रोफेसर है, ये शायद इसको भारत की समझ नहीं होगी और ये शायद गलत बात है। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैं अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री थे तो उसमें मैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में 33 सदस्य नामित हुए थे। अनिल सतगोपाल जी भी थे, विनोद रायना जी थे, कई लोग थे, शबनम हाशमी थी, गीता सेफलवाद थी, तो मैं भी एक था 33। वहाँ जाके मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये जानबूझ की तरह, क्योंकि समान शिक्षा प्रणाली के साथ एक और अवधारणा है पड़ोस के स्कूल की अवधारणा। तो आपका बच्चा पड़ोस के स्कूल में पढ़ेगा और उस पड़ोस में रहने वाले सभी के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, ये समान शिक्षा प्रणाली। लेकिन और इसको अपने आईएएस अधिकारी किस भाषा में बोलते हैं कि जिस दिन, और ये आईएएस अधिकारी खुद बोलते हैं कि जिस दिन आईएएस अधिकारी का बच्चा और उसकी चपरासी का बच्चा, जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी, एक स्कूल में पढ़ने लगेंगे, उस दिन सबको बढ़िया शिक्षा मिलेगी। तो मैं केब में बैठ के सोचने लगा कि ये आईएएस अधिकारी कह रहा है, ये कह रहा है कि हर एक सरकारी स्कूल की गुणवत्ता नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसी होनी चाहिए। तो इसको करने से रोक कौन? उसी को करना है, वही कह रहा, कर नहीं रहा। अजीब बात है। उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट का जजमेंट है सुधीर अग्रवाल साहब का कि जो सरकारी तनख्वाह पाने वाले हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जितने आईएएस अधिकारियों से मेरी बात हुई वो विभाजित थे। कुछ कहते थे कि अरे आप ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं, वो उनकी छूट है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, और उनकी नहीं तो उनके बच्चों की छूट है कि वो कहाँ पढ़ाएं। आधे ये कहते थे कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे अनूप चंद्र पांडे, जो बाद में चुनाव आयोग के बने। उनका कहना बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका में यही व्यवस्था लागू है, समान शिक्षा प्रणाली, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जरा मुझे मुख्यमंत्री से पूछ लेने दीजिए। मुख्यमंत्री से उसके पहले मैं अनशन पे बैठ चुका था। 2015 में जजमेंट आया था, 16 में मैं बैठा था, अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने अपने आप नहीं, राजेंद्र सच्चर जी के कहने से मुझे बुलाया,
सच्चर साहब ने फ़ोन किया कि देखो संदीप बैठा है अनशन में, उसको बोला कि उसका अनशन खत्म कराओ। तो मैं गया, तो जब पूरी बात हुई तो वो मुझे उसके बारे में छोड़ के बाकी सारी बातें बता रही थी कि देखिए मैं शिक्षा में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे कैसेट बनवाऊँगा। मैंने कहा आप किससे बनवाएंगे? बोले अरे कि लोरेटो है, लामाटीरियल है, इसमें पढ़ाने वाले टीचरों से बनवाऊँगा। मैंने कहा आपकी सरकारी शिक्षा में व्यवस्था में ये लोरेटो और लामाटीरियल से ज़्यादा काबिल शिक्षक, तो आपके पास खुद ऐसे काबिल लोग मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हमने कहा अच्छा आप कैसेट बनवा लेंगे तो वो जिस विद्यालय में बिजली नहीं आती है वहाँ कैसे दिखाएंगे? बोले नहीं मैं बिजली पहुँचाऊँगा पहले। तो मतलब बेसिर पैर की बात। 15 मिनट बाद मुझे उनसे कहना पड़ा कि अगर आप इसको लागू नहीं करेंगे तो फिर मैं अनशन नहीं खत्म करने वाला। बोले तो आप सच्चर साहब की बात नहीं मानेंगे? मैंने कहा देखिए सच्चर साहब लोहियावादी है, मैं गांधीवादी। लोहिया अनशन में नहीं मानते, मैं अनशन को मानता हूँ। तो आप हमारे नाक में जब रबर का ट्यूब डालेंगे यूरोपियन की तरह तभी मेरा अनशन खत्म होगा। तब जब देखे कि मामला गंभीर है तो अपने बगल में आईएएस अधिकारी खड़ा था, उससे पूछता है मुथु स्वामी देखो ये कौन सा फैसला आया है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का फैसला आए हुए 6 महीना बीत गया था और अभी उन्होंने उसको दिखवाया भी नहीं। 6 महीने में लागू करके चीफ सेक्रेटरी को कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी थी हाई कोर्ट। बाद में वो चीफ सेक्रेटरी साहब हमको 2 जगह मिले, दोनों बार मैंने सवाल किया। मैंने कहा आलोक रंजन जी आपको ये फैसला लागू करना था, आपके नाम से ऑर्डर था, आपने नहीं किया। बोले अरे आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं हम लोगों के साथ कि हम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। मैंने कहा अगर आपने वो जजमेंट ठीक से पढ़ा होता तो उसमें आपको छूट भी दी गई कि अगर आप प्राइवेट में, अगर आप सरकारी में ना पढ़ाना चाहें, प्राइवेट में पढ़ाना चाहें, तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे की शिक्षा पे, उसका दुगना आपको नहीं, उतना ही पैसा आपको सरकारी खाते में जमा करना है, जुर्माने के रूप। मतलब जिस अधिकारी को लागू करना था वो पढ़ा ही नहीं, जजमेंट ही नहीं पढ़ा। खैर अंत में अखिलेश जी ने ये कहा देखिए असली बात यह है कि अगर मैं इसको लागू कर दूंगा तो मेरे आईएएस अधिकारी नाराज हो जाएंगे, मुझे चुनाव मरवा देंगे। चुनाव हार गए अखिलेश जी। शिक्षा मंत्री थे राम गोविंद चौधरी बलिया के, मैं उनके पास गया तो मुझसे बोले कि अरे गुरु यही तो नारा हम लोग लगाते थे लोहिया जी के साथ कि चाहे राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। मैंने कहा आप देश शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश में, तो ये इतना मानना पड़ेगा कि राम गोविंद चौधरी ने एक चिट्ठी आईएएस अधिकारियों को लिख दी कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं और अपनी नतनी का एडमिशन बलिया में सरकारी स्कूल में कराएं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री ही बदल गया। एक रिटायर्ड आईपीएस, वो क्या नाम है, अहमद साहब, मुझे ठीक से नाम है ना, वो अहमद हसन, रिटायर्ड आईपीएस अहमद हसन साहब को उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना दिया, बेसिक शिक्षा। राम गोविंद चौधरी को हटा। आप सोचिए आईएएस लॉबी कितनी शक्तिशाली। तो मैंने अहमद हसन साहब के पास गया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये आपको करना है। बोले अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये तो हमारा काम है ना, हम करेंगे। और जिस तसल्ली से उन्होंने बोला था, फिर उसी तसल्ली से उन्होंने उसको टाल दिया। वो कभी हुआ नहीं। योगी सरकार आई, मैं योगी के समय में भी अनशन पे बैठा। पहली बार तो उनका शिक्षा मंत्री मिला ही नहीं, संदीप सिंह नाम, कल्याण सिंह का जो है वो पोता। बोला अगर मैं जहाँ आप अनशन कर रहे हैं अगर मैं वहाँ आ गया तो मेरा मंत्री पद रहेगा या नहीं इसकी मुझे गारंटी नहीं। खैर जब अनूप चंद पांडे ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी पद और मुख्यमंत्री से मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा मैं भी मुख्यमंत्री से मिलता हूँ। इत्तेफाक से उन्होंने समय दिया, 45 मिनट का एक तरफा भाषण उन्होंने मुझे दिया कि देखिए मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। और बीच बीच में टॉन्ट भी कर रहे थे कि वो आज शिक्षकों का धरना था बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ, आप तो वहाँ भी गए होंगे तो क्योंकि आपका तो काम ही है धरना प्रदर्शन में जाना। तो जब 45 मिनट हो गए तो मैंने योगी जी से पूछा कि तो जिस काम के लिए मैं आया था वो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले प्रयास करते रहिए। आशीर्वाद देके उन्होंने मुझे विदा कर दिया। और तब मुझे समझ में आया कि ये लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं। आईएएस लॉबी का तो दबाव है ही,
अखिलेश यादव भी उसी अर्थव्यवस्था के समर्थक है जो अर्थव्यवस्था निजीकरण वाली चल रही। वो प्राइवेट स्कूलों को नहीं बंद कर सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके हितों के। योगी इसलिए नहीं बंद करेंगे क्योंकि फिर अगर योगी ये काम कर देंगे तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर में कौन पढ़ेगा? सरस्वती शिशु मंदिरों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। सब बच्चे अगर सरकारी में चले गए तो ये इस देश का शासक वर्ग जो है नहीं चाहता है कि ये ना। लेकिन सबसे मजबूत तर्क ये है कि दुनिया में जहां जहां प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण हुआ है उन्हीं देशों में हुआ है जहां समाज शिक्षा प्रणाली लागू। और एक भी अपवाद ऐसा नहीं है, एक भी देश ऐसा नहीं है जहां सभी बच्चों को शिक्षा मिल गई हो और निजी स्कूल वहां पे निजी स्कूलों के माध्यम से मिली। अगर कहीं सभी बच्चों को शिक्षा मिली है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यवस्था से और समाज शिक्षा प्रणाली से। यही सबसे मजबूत तर्क है इसके पक्ष में और इसलिए इसको लागू कराना ही पड़ेगा। भले ही हमारी सरकारें अभी तैयार ना हो, अभी क्या कोठारी आयोग के समय से अभी तक तैयार नहीं हुई है और इसको टालने की कोशिश की जा रही हो। ये घटना मैं उनके सामने बताना चाहता था लेकिन वो चले गए, बाद में मैंने उनको बताया। अर्जुन सिंह के समय में जो शिक्षा सलाहकार समिति बनी थी उसके सामने ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम का बिल लाया गया जिसमें 25% गरीब बच्चों को शिक्षा देने की बात थी। तो वो 25% को देने की मंशा ही नहीं थी। तो अनिल सतगोपाल जी ने कहा कि आप ये 25% का लॉलीपॉप क्यों पकड़ा रहे हैं? अच्छा, और गौर कीजिए मंत्री अर्जुन सिंह थे लेकिन बिल के ड्राफ्टिंग की थी कपिल सिब्बल। वो उस समय कुछ समुद्र विभाग के कुछ मंत्री थे। आजकल बहुत प्रगतिशील भूमिका ले रहे हैं कपिल सिब्बल जी, लेकिन कपिल सिब्बल ये बिल बना के लाए, केब के सामने पहले प्रस्तुत किया। अनिल सतगोपाल ने विरोध किया खड़े होकर कि ये 25% का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, समाज शिक्षा प्रणाली लागू की। तो वहाँ थोड़ी एक बहस हुई और कपिल सिब्बल ने उनको डांटा, कहा कि ये जो है आप बेकार की बात कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता और ये नहीं हो। सरकार जो करना चाहती है वो यही करना चाहती है। और वो उसके बाद जितने हम लोग नामित सदस्य थे सब बैठक से उठ के चले गए। उसके बाद केब की कोई बैठक नहीं हुई शिक्षा सलाहकार समिति की और 2009 में मनमोहन सिंह ने उसी ड्राफ्ट को लाके कानून बना दिया। तो मनमोहन सिंह की सरकार भी इसके पक्ष में नहीं कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया। तो आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि बिहार चुनाव में जो भी सरकार बने, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये समान शिक्षा प्रणाली को लागू करें। इसको आप अभी से, जैसे साथी ने कहा ना कि मैं अपने मंत्री से पूछता हूँ कि या जो भी जनप्रतिनिधि है कि तुम्हारे बच्चे वहाँ कब पढ़ेंगे जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या हमारे बच्चे वहाँ कब पढ़ेंगे जहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सवाल पूछना जरूरी है अपने जनप्रतिनिधियों से जो खड़े होंगे चुनाव में और पार्टियों से भी कि भाई आप इसको कब लागू करेंगे। 1968 से आप देखिए कितने साल बीत गए, 2007 से कितने साल बीत गए, ये कब लागू हो? कोठारी आयोग की सिफारिश, मुचकुंद दुबे की सिफारिश, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला कब लागू हो? तो यही इसका सबसे मजबूत तर्क है कि जहां जहां लोक व्यापीकरण हुआ है शिक्षा का, सिर्फ समान शिक्षा। नंबर 2, जो शिक्षा में देखिए ये नरेंद्र मोदी को आप दोष देंगे, बहुत खराब है, नई शिक्षा नीति। लेकिन वो फोटो आपको याद है, बिहार में परीक्षा हो रही है और लोग रोशनदान से और खिड़की से चढ़ के जो है पर्ची पहुंचा। तो ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ। मैंने अपने लखनऊ गोरखपुर के जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, हमारा जो आदर्श गणित का टीचर था वो बोर्ड के इम्तिहान में अपनी चहेती जो उसकी छात्रा थी उसके लिए वो पर्ची बना रहा। अब मुझे बड़ा आघात लगा, ये तो उसको तो मैं आदर्श शिक्षक मानता था, ये जो है वो नकल की पर्ची बना रहा है अपनी चहेती जो है जो भी छात्रा है उसके लिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ये स्थिति है कि ज्यादातर बच्चे नकल करके इम्तिहान पास करते हैं। 5,000 रुपया फीस ली जाती है। हमारे हरदोई जिले में तो यही, और बलिया में भी, बलिया में तो बताया जाता था कि हाँ दूर दूर से लोग आते हैं परीक्षा देने। तो
मैंने सोचा हो सकता है कोई नालंदा जैसा कोई विद्यालय हो जिसमें दूर हो, तो पता ये लगा कि वो नेपाल से बच्चे इसलिए परीक्षा देने आते हैं बलिया में क्योंकि वहाँ नकल करके 10वीं और 12वीं पास की जा सकती है। तो इस पर मैंने एक लेख लिखा था जो मैंने अर्जुन सिंह के सामने उनको उसका बताया भी, जो उसका मजमून था। उस लेख का शीर्षक था वेयर चीटिंग इज अ कम्युनिटी अफेयर, जहाँ नकल करना एक सामुदायिक अभिक्रम। तो एक इंटरमीडिएट के टीचर ने मुझसे ये बताया कि आप तो बहन जी कह रही थी कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि नकल ही न करें, नकल का अवसर भी मिले। वो टीचर क्या कह रहा था कि देखिए अभी तो हम लोग नकल करा देते हैं क्योंकि हमने किताबें पढ़ी हैं, हमको मालूम है कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे। जो अगली पीढ़ी आ रही है टीचरों की, वो जो नकल करके टीचर बन रहे हैं, वो तो नकल कराने के भी काबिल नहीं रहे। ये मैंने अर्जुन सिंह के सामने सबको सुनाया। तो मैंने कहा जितने शिक्षा मंत्री आके आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, पहले इनसे पूछिए कि इनके यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता का क्या हाल है। क्या नकल करके बच्चे इम्तिहान पास कर रहे हैं या सही में पढ़ के और ईमानदारी से पास कर रहे हैं जैसे वो बहन जी चाहती है। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी के पहले की बात है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि उसमें से काबिल लोग निकल ही नहीं सकते और इसीलिए देश का ये हाल है। भाई काबिल लोग नहीं है तो कैसे हम विश्व गुरु बन जाएंगे, चाहे हम जितना जो भी टीम मारते रहे। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इसकी जो जड़ है, और ये जो मेरी टिप्पणी है ये बाकी देशों पे लागू नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए। क्योंकि एक बार मैं कलकत्ता में ये बोल रहा था तो कुछ विदेशी लोग बैठे थे, वो बहुत नाराज हुए। भारत में शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि आप ये सीख सकें कि भ्रष्टाचार कैसे करना है। ठीक है, ये मैं अब मेरी राय हाँ? और आप इस भ्रष्ट व्यवस्था को कैसे चला सकते। आप जितना ज्यादा शिक्षित होंगे, जितना आप तेज दिमाग वाले होंगे, उतना आप बढ़िया भ्रष्टाचार कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उतनी बखूबी से। इसीलिए आप जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं वो देखेंगे कि जो IAS टॉपर है वो ज्यादातर सवर्ण हो। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रदीप शुक्ला नाम का पकड़ा गया मायावती की सरकार में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में भ्रष्टाचार किया था। तो मैं सोच रहा था कि जब ये अपने पढ़ता होगा विद्यालय में, IAS में जब टॉप किया होगा, तो उसके सारे दोस्त रिश्तेदार कह रहे होंगे देखो कितना काबिल बच्चा है, होनहार है, देश का नाम रोशन करेगा। और ऐसा नाम रोशन किया कि मतलब बट्टा ही लगा दिया। तो वो जो भाई साहब पीले कुर्ते वाले उनको आप पुरस्कार दे दीजिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। मैं कहता हूँ भैया ये जो है हमसे अपराध मत कराओ, क्योंकि ये कल जो है क्या करेगा, ये तेज दिमाग का लड़का है ना, तो कल क्या करेगा मुझे मालूम नहीं। ये किसी की किडनी बेचेगा, कोई पुल जो है गिराएगा, हाँ, या कहीं पैसे की हेरा फेरी करेगा। तो ये अपराध मुझसे मत कराओ बाकी जो करना है तो बताओ मैं करूँ। तो मैंने आज तक जहाँ जहाँ पढ़ाया है मैंने कभी परीक्षा नहीं। मेरा मानना है कि परीक्षा ही वो जड़ है जो भ्रष्टाचार पैदा करती है। अगर आप कल्पना कीजिए शिक्षा से बस परीक्षा को होता है, ठीक, और इनको छोड़ दी जाए कि रंजन जी जो लिख दे ये बच्चे को ये आता है, वो मान लें, वही उसकी मार्कशीट, कोई नंबर नहीं देंगे। ये कहेंगे ये बच्चा मेरे साथ 5 साल पढ़ा और इसके बाद ये हिंदी की इस स्तर की पुस्तक प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ सकता है, ठीक है, या सार्वजनिक रूप से ये भाषण दे सकता है। ठीक, इतना काफी है, इससे ज्यादा की क्या जरूरत है। ठीक, तो मेरा एकदम निश्चित मानना है कि परीक्षा को तो आपको एकदम शिक्षा से अलग कर देना पड़ेगा। अगर आप ये जो हमारी जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, अगर इससे निकलना, नहीं तो फिर हम सारा प्रयास यही करते रहेंगे कि किसी भी तरीके से, और ये बहन जी कभी अपने देश में नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी नंबर पे तय होता है कि आपका किस परीक्षा में किस विद्यालय में चयन होगा, आपको शादी में कितना दहेज मिले, वो भी उसी से तय होता है। तो वो गलत सही तरीके से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेगा, वो तो आप ईमानदारी की अपेक्षा करिए ही। वो तभी हो सकता है जब इनके जैसे शिक्षकों को पूरी छूट दी जाए,
भैया जितना अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, और उसके बाद तुम एक सर्टिफिकेट दे दो कि इस बच्चे को इतना, और वो मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, और जिसको जो पढ़ना है सबको छूट मिलनी चाहिए, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोचिंग तो रहेगी ही नहीं। जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है पढ़े, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे आप कहते हैं हर एक स्कूल को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय स्तर का बना, तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को आप IIT स्तर का बना देंगे तो आपको बच्चे कम पड़ जाएंगे सीट भरने के लिए। इस देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर सब IIT स्तर के बन जाए तो आपको बच्चे नहीं मिलेंगे सीट भरने के लिए। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, वहां एडमिशन लेने के लिए नहीं बच्चे हैं। तो भाई जिसको पढ़ना है जो पढ़ ले, तो वो 1-2 साल में जाके खुद ही उसको समझ में आ जाएगा कि वो इंजीनियरिंग पढ़ने के काबिल है कि नहीं, वो निकल आएगा उसमें से। लेकिन आप मौका किसी को आप रोकिए मत। तो परीक्षा किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ चयन की बात है कि अब आपको कुछ लोगों को रखना है, लोग ज़्यादा है, संख्या कम है जो भरनी है, वहाँ पे आप जिस किस्म की परीक्षा लेना चाहें ले लें। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर काम जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा है उसका तो उसमें कोई उपयोग ही नहीं है। नए सिरे से हमको सीखना पड़ता है काम, और हम अपने काम करते हैं। तो ये एक बात मुझे जरूर कहनी थी। और वो हमारे उसमें परिचय में जो पदयात्रा निकल रही है कर्पूरी ग्राम से, इसमें तारीखें जो छपी हैं वो जब होने वाली थी तब छपी थी, लेकिन युद्ध की वजह से ये बढ़ गई है। तो 6 तारीख को 6 जुलाई को कर्पूरी ग्राम से शुरू होगी 7 बजे से, और 10 तारीख को यहाँ पटना में खत्म होगी। ये तो पुष्पराज जी ने हमारी आजमगढ़ से पटना वाली पदयात्रा नहीं निकलवाई राहुल सांकृत्यायन को लेके, इसलिए हमें ये पदयात्रा करनी पड़ रही है। नहीं तो पहले हम लोग वो नहीं करते जो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन के जितने जो वो लाए थे सब पोथी वो जो अंजनी कुमार सिंह जी के म्यूजियम में जो सब स्थानांतरित किया जा रहा है। और टीपू सुल्तान, आपको डॉक्टर बनना है तो उसमें नीट पास करने की क्या था? जब लोग बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से निराश हो जाते हैं तो जाते हैं कहाँ जाते हैं इलाज कराने? अरे वो वहाँ पे वो हड्डी बैठाने वाला है, वो वहाँ पे है, वो एलोपैथी से निराश हो जाएंगे तो अरे वो होम्योपैथी वाला एक बार दे देगा, वो आयुर्वेद वाला दे देगा। और कहीं नहीं इलाज हो तो केरल चले जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा। 10 रुपए के डॉक्टर बनाए हैं, 10 रुपए के डॉक्टर हैं कि एम्स से यहाँ से रिटर्न होकर 200 मरीज को जो उसका किडनी फेल है सारी दुनिया में इलाज नहीं है, और 10 दिन में उठाकर बैठा देंगे। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो बहुत कम पैसे में, जो बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं। तो आप डॉक्टर बनिए, आपको किसने रोका? नीट आपके लिए बाधा ही नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ना पाना आपके लिए बाधा ही नहीं। आप डॉक्टर, इस देश में लोग इलाज कराने उसके पास जाते हैं जिसकी ख्याति होती है, उसकी डिग्री देख के नहीं जाते हैं। अगर आपकी ख्याति बन गई, आप अच्छे चिकित्सक हैं, लोग आएंगे, ठीक, और आप इतना पैसा भी कमा लेंगे कि आपकी आजीविका तो चल जाए। तो आखिरी बात मैं आऊंगा युद्ध पे, क्योंकि वो बात इस समय करनी जरूरी है। युद्ध हुआ, अभी हम लोग गए थे कश्मीर, उन इलाकों में जो युद्ध से प्रभावित है, वहां के लोग कह रहे हैं ये यूपी बिहार के, उन्होंने यूपी बिहार का नाम लेके कहा, ये यूपी बिहार के लोग चैनल पे जो है कहते हैं कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करो। एक दिन के लिए आके यहाँ रह लें उड़ी, पूंछ और राजौरी में, जब यहाँ बम बरस रहे हो तब उनको समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या होता है। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अगले दिन की प्लानिंग करता होगा कि अगले दिन सुबह उठ के मुझे क्या करना है, स्कूल जाना है, कहाँ खेलने जाना है, कहाँ तबला सीखने जाना है। हमारा बच्चा शाम को पूछता है कि पापा आज सोना कहाँ है, बिस्तर पे सोना है कि वो सीढ़ी के नीचे सोना है, कि बम तो नहीं गिरेगा। तो बोले हम लोग का तो सारा भविष्य बर्बाद है। हाँ, और ये सब यूपी बिहार के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई। हमारी अपनी पार्टी के अंदर है, लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान पे तो कोई चढ़ाई करेगी, ठीक से, और ये नहीं सोचते कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल कर देगा वो तो क्या होगा। मतलब दोनों तरफ कम से कम 50 हिरोशिमा और नागासाकी, पूरा पाकिस्तान और पूरा उत्तर भारत, शायद दक्षिण में नहीं पहुंचेगा और शायद उधर नहीं पहुंचेगा पूर्वोत्तर में, लेकिन आप समझिए कि पूरा उत्तर भारत और पाकिस्तान तो तबाह हो फिर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो गया। तो युद्ध विकल्प नहीं है, ये बहुत साफ है। और बड़ी शर्म की बात है कि जितने राजनीतिक दल, पिछली बार तो
पुलवामा में तो फिर भी विरोध किया था लोगों ने। इस बार सब के सब मोदी जी के साथ पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का संरक्षक है और दुनिया मान ही नहीं रही। तो पढ़े लिखों से ये आग्रह है कि आप ये सवाल पूछिए कि मनमोहन सिंह के समय जो हमला हुआ था जिसमें 166 लोग मरे थे, तो मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह ने जो नीतियां अपनाई, जोधपुर से कराची की गाड़ी चलाई थी वो चलने दी, उसको बंद नहीं किया। लाहौर से दिल्ली की तो बस वाजपेयी जी चला गए थे, मनमोहन सिंह ने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की बस चालू की थी और 60 साल के ऊपर वालों के लिए वीज़ा में छूट देती थी। भारत की ट्रक पाकिस्तान के अंदर जाने लगी थी, वाघा से पहले सामान उतार के कुली लोग ले जाते थे, फिर पाकिस्तान की ट्रक में चढ़ाते थे, यानी संबंधों को सामान्य करने की कोशिश। और मनमोहन सिंह के अगले 6 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं किया। ठीक, ओसामा बिन लादेन 10 साल के बाद 2001 में अमेरिका में हमला हुआ, 2011 में पाकिस्तान में खोजा गया, खोज के अमेरिका ने वहां जाके मारा। लेकिन अमेरिका ने कभी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है, या पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध किया, पाकिस्तान पे कभी हमला किया? नहीं। $1 बिलियन की IMF का उसको ऋण दिलाया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गए करीब 1.25 साल बाद कुलदीप नैयर के नेतृत्व में, कुलदीप नैयर साहब ने जब मुशर्रफ समय राष्ट्रपति थे उस दिन चीन गए थे, उनकी बहन मिली जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थी फरियाल तालपुर। तो जैसे ही नैयर साहब ने कहा कि आपके लोग आए और 166 लोग हमारे मार के चले गए और आपकी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किए, तो महिला बोली कि नैयर साहब आपके तो 166 ही मरे ना, हमारे अभी तक 7,000 लोग मरे और हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि पाकिस्तान तो ज्यादा हमसे पीड़ित है आतंकवाद से। तो पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक नहीं है, आतंकवाद से पीड़ित है। और वहां की जनता इमरान खान के नेतृत्व में मिलिट्री के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़क पे निकली है। तो ऐसा नहीं है कि सब वहां जो मिलिट्री कर रही है सब उसके समर्थक हैं। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि मिलिट्री और ISI ये जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं वो दें। लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान को ही दोषी बना देंगे, आज तक अभी पहलगाम के दोषी पकड़े नहीं गए, पाकिस्तान पे हमला हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध विराम हो गया, कश्मीर के लोग पूछते हैं हमारा क्या होगा? आपने तो लड़ाई लड़ ली, युद्ध विराम भी कर दिया, लेकिन हम तो वहां के वही रह गए, कल फिर हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो आपने जो बात की थी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि बजाय इसके कि हम भी उसी युद्धोन्माद में शामिल हो जाएं और बिना सोचे समझे सरकार की राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार का समर्थन करने लगे। वैसे ज़्यादातर लोग तो इस कमरे में नहीं है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता है क्या भूमिका ली। हम लोगों ने स्पष्ट भूमिका ली, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के भी सांसद चले गए हैं, CPM सॉरी माने नहीं CPM के सांसद भी इसमें चले गए। तो हम लोगों ने ये भूमिका ली है, अगर मामला द्विपक्षीय है तो भाई आप दुनिया भर के लिए क्यों प्रतिनिधिमंडल भेजिए आपको। और हमने कहा है हमारी सरकार होती तो सिर्फ हम एक प्रतिनिधिमंडल भेजते और वो भेजते पाकिस्तान, या वहां से बुलाते, उनके साथ बातचीत करते और हम इस समस्या को खत्म करते। जो कश्मीर जो हमारा मुद्दा है इसका हल निकालते, और कश्मीर का मुद्दा हल होगा तो आतंकवाद की समस्या खत्म होगी। और हमने ये भी ऐलान कर दिया है कश्मीर जाके कि अगर सरकार नहीं भेजेगी तो सोशलिस्ट पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी और पाकिस्तान की सरकार हमको वीज़ा दे और भारत का गृह मंत्रालय हमको वाघा पार करने की अनुमति दे। तो आप सबको आमंत्रण है जिसके पास पासपोर्ट है, और अगर आपकी इच्छा हो इस प्रतिनिधिमंडल में जाने की तो आप दे दीजिए, आपका नाम भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। और हम लोग एक वो भूमिका ले रहे हैं कि युद्ध तो कभी होना ही नहीं किसी भी हाल। 2018 में हमने अहमदाबाद से नडाबेट की एक पदयात्रा निकाली थी जिसमें नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी आई थी, उनको हम लोगों ने बुलाया, आधे घंटे के लिए रही और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि अगर चीन की सीमा पे भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे पे गोली नहीं चलाते हैं
तो आखिर हमारा पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता क्यों नहीं? चीन की सीमा पे आपको कभी कोई मरने की खबर नहीं मिलेगी। जो गलवान में 20 लोग मरे हैं, ये बहुत लंबे समय के बाद मरे हैं, और वो भी गोली से नहीं मरे, वो पीट पीट के मारे। क्या हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन गोली नहीं चलती। तो इस सीमा पे क्यों चलती? भाई नरेंद्र मोदी तो जिस दिन उनका मन करता है नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में जाके शामिल हो जाते हैं, उनकी माँ को शॉल भेंट करके चले आते हैं। तब तो वो नहीं पूछते कि आपके यहाँ से आतंकवादी हमारे यहाँ क्यों आते हैं। तो आप पाकिस्तान के साथ समझौता कीजिए, कोई गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई तोप के गोले नहीं चलने चाहिए, ताकि लोगों को असुरक्षा में न रहना पड़े। और जहाँ तक आतंकवाद का मामला है, तो हमको भी निपटना पड़ेगा, उनको भी निपटना पड़ेगा। अच्छा होगा कि दोनों मिलकर निपटें। धन्यवाद।